हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। एक और छोटी सी बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा वो ये कि आप में से कई लोग मेरी स्टोरी सुनते हो पर कमेंट बस मुझे 2 या 3 या ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, तो इससे सच में एक अलग तरह की डिमोटिवेशन आती है। आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आपको स्टोरी अच्छी लगे या बुरी, एटलीस्ट एक रिव्यू देने की कोशिश ज़रूर करें। इससे एज ए क्रिएटर मुझे पता लग पाता है कि आपको कैसा लग रहा है और आप स्टोरीज़ को लेकर क्या फील कर रहे हो। इसी के साथ इस पर ज़्यादा ना बोलते हुए अब मैं बढ़ता हूँ आज की अपनी पहली स्टोरी की तरफ। साल 2019। 22 साल का सिद्धांत जलगांव से धुले सिटी में काम की तलाश में गया था। उस वक्त उसके परिवार को जहां इस बात की खुशी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, वहीं इस बात की चिंता भी कि उसके साथ वैसा कुछ ना हो जो 3 साल पहले हुआ था। सिद्धांत ने अभी कुछ ही महीने पहले 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करी थी। उसे अच्छे मार्क्स मिले थे, पर आगे की पढ़ाई के लिए शहर में मौजूद महाविद्यालयों की फीस बहुत ज़्यादा थी, जो कि सिद्धांत के परिवार के लिए भरना लगभग ना के बराबर था। यही वजह थी उन्होंने सिद्धांत का दाखिला अरीमाबाद शहर के इकलौते महाविद्यालय में करा दिया। वो शहर जलगांव शहर की तुलना में ज़्यादा विकसित नहीं था, पर घर के हालात को देखकर सिद्धांत वहाँ दाखिले के लिए मान गया। अरीमाबाद शहर जलगांव से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। यही वजह थी कि शुरू के दिनों में अप डाउन के चलते उसे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका। इसीलिए उसने अरीमाबाद में ही एक रेंट के रूम पर रुकने का फैसला किया। साथ ही पैसों की थोड़ी बहुत समस्या के चलते उसने एक पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला किया। उसका रूममेट मयूर, जो कि उसका क्लासमेट भी था, एक पिज़्ज़ा शॉप में पैकेजिंग और क्लीनिंग का काम करता था। इसीलिए उसकी सिफारिश पर सिद्धांत को भी उसी पिज़्ज़ा शॉप में डिलीवरी बॉय का काम मिल गया। देखते देखते 6 महीने गुजर गए और नया साल 2016 शुरू हो गया। इन 6 महीनों में सिद्धांत को अपने काम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था। वो मन लगाकर अपना काम करता था। बाकी के शॉप वर्कर्स के साथ भी उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। उसके पास अपनी बाइक नहीं थी, इसीलिए वो मयूर की बाइक लेकर डिलीवरी करता था। मयूर को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो दिन भर शॉप में ही काम करता था। इस बीच दिवाली के वक्त ये खबर आई कि धनवाली रोड पर एक 19 साल की लड़की लापता हो गई है। अचानक से वो रोड शहर के बाहरी हिस्से में था। आमतौर पर शहर में ऐसा कभी नहीं होता था, इसीलिए पूरे शहर में ये बात चर्चा का विषय बन गई थी। पुलिस ने बहुत कोशिश करी, उस लड़की के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चला। सिद्धांत ने अपने साथियों के साथ इस बारे में चर्चा भी की थी, लेकिन उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके किसी भी साथी का उस रोड पर आना जाना नहीं होता था। पर उसे क्या पता था कि नए साल के पहले महीने में उसकी किस्मत में क्या लिखा था। वो 13 जनवरी 2016 का दिन था। वो दिन सिद्धांत के लिए हर दिन की तरह ही गुजर रहा था। हमेशा की तरह सुबह उसने कॉलेज में लेक्चर्स लिए और फिर दिन भर बहुत सारे पिज़्ज़ा डिलीवर भी करे। रात के 11 बजने में अभी थोड़ा समय बचा था। मयूर को छोड़कर उसके सभी साथी अपने घर जा चुके थे। उनके अलावा वहाँ पर सिर्फ मैनेजर ही था, जो अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था। अभी अपना काम ख़त्म करके
वो दोनों अपने रूम पर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक से काउंटर पर रखा फ़ोन बज गया। मैनेजर ने अपने कमरे से ही उसे कॉल रिसीव करने को कहा। ये सुनने के बाद तो वो दोनों नाराज़ हो गए। वैसे तो उस वक्त उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर कस्टमर का कॉल रिसीव करना भी बहुत ज़रूरी था। मयूर ने कॉल रिसीव किया। वो किसी आदमी का कॉल था और उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। उसने 4 लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा के ऑर्डर दिए, लेकिन उसने अपने घर की जो लोकेशन बताई वो शहर के बाहर की थी। वहाँ पर डिलीवरी करने के लिए धनवाली रोड से जाना ज़रूरी था। जब मयूर ने सिद्धांत को इस बारे में बताया तो पहले तो वो जाने से हिचकिचाया, पर यह जानने के बाद कि लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ास का ऑर्डर है तो सिद्धांत जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर्स पर उसे अच्छी खासी टिप मिलती थी और इन हालातों में उसे पैसों की ज़रूरत भी थी। वो हमेशा की तरह मयूर की बाइक लेकर डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ा और जाते वक्त रास्ते में ही मयूर को रूम पर उसने ड्रॉप कर दिया। मयूर को ड्रॉप करने के बाद वो धनवाली रोड की ओर निकल पड़ा। रात के समय सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। बीच में एक आध गाड़ी या एक दो शराबी लोग दिख रहे थे। ये सब देखते देखते वो धनवाली रोड पर पहुंच गया। उस सड़क पर रात के समय हर ओर खामोशी पसरी हुई थी। बस उसकी बाइक की आवाज़ से थोड़ा बहुत शोर हो रहा था। वो सड़क कच्ची थी, इसलिए रोड के दोनों साइड पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई थी। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ जंगली झाड़ियाँ लगी हुई थी, जिससे उस रात बहुत ही अंधेरा था। सिर्फ बाइक की हेडलाइट की रोशनी की वजह से उसे सही रास्ते का पता चल पा रहा था। रात के करीब 11:15 बजे के आसपास वो उस जगह पर पहुंचा जहां उसे डिलीवरी देनी थी। वो एक बंगला था। उस बंगले के आसपास कोई घर नहीं था, कुछ था तो वही जंगली झाड़ियाँ और गहरा अंधेरा। वो बंगला भी बहुत पुराना लग रहा था, मानो सालों से उसकी देखभाल और साफ सफाई ना करी गई हो। इतना सब कुछ देखने के बाद अब सिद्धांत को थोड़ा सा डर लगने लगा। उसका ध्यान इस बात पर भी गया कि उस बंगले में किसी भी कमरे की लाइट नहीं जल रही थी। ये देखने के बाद उसे लगा कि कहीं वो गलत जगह पर तो नहीं आ गया, लेकिन मोबाइल में उसने दोबारा देखा तो लोकेशन वही थी। उसने सोचा कि बेशक टिप ना मिले कोई बात नहीं, पर अब उसे किसी भी हालत में पिज़्ज़ा डिलीवरी देकर इस जगह से निकलना है। हिम्मत करके वो उस बंगले के सामने वाले दरवाजे पर गया और उसने डोरबेल बजाई। डोरबेल बजाने के बाद अंदर से किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। ये देखकर सिद्धांत थोड़ा निराश तो हुआ, पर कुछ देर बाद उसने दोबारा डोरबेल बजाई। इस बार उसे अंदर से किसी की सीढ़ियों उतरने की आवाज़ आने लगी। ये सुनने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली कि अब आखिरकार कोई तो दरवाज़ा खोलेगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सिद्धांत के तो होश ही उड़ गए। सामने एक आदमी खड़ा था जिसने अपने आधे चेहरे को ढक रखा था। वो सिर्फ एक आंख से ही सिद्धांत को देख पा रहा था। देखने से उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास लग रही थी। घर में अभी भी अंधेरा था। उसने सिद्धांत से कहा, तो आ गए तुम? जी, ये रहा आपका लार्ज साइज पिज़्ज़ा। ऐसा कहते हुए उसने वो पिज़्ज़ास उस आदमी को दे दिए। मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, उस आदमी ने पिज़्ज़ास लेते हुए तुरंत कहा। जैसे ही उस आदमी ने ऐसा कहा, सिद्धांत ने हाँ में सिर हिलाया। वो आदमी दरवाज़ा खुला छोड़ अंदर पैसे लेने चला गया और उसके वापस आने तक सिद्धांत दरवाजे पर ही खड़ा रहा। इस बीच वो मोबाइल में अपनी कंपनी की ऐप पर यह कंफर्म कर रहा था कि डिलीवरी हो गई है। जैसे ही मोबाइल पर उसका काम खत्म हुआ, उसने देखा कि वो आदमी अपने हाथ में कोई बड़ा कागज़ जैसा कुछ पकड़कर उसकी ओर आ रहा है। अंदर के कमरे में अभी भी अंधेरा था, इसीलिए सिद्धांत को कुछ ठीक से दिख नहीं पा रहा था कि उसके हाथ में आखिर क्या है। वो आदमी अभी दरवाजे से कुछ ही कदमों की दूरी पर था कि ऊपर के कमरे से एक औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो सुनते ही वो एकदम पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाया, अंकित टीवी की आवाज़ कम करो ना,
यहाँ नीचे तक आवाज़ आ रही है, आवाज़ कम करो। और फिर वो आदमी गुस्से में सिद्धांत की ओर बढ़ा। ये सब देखने के बाद वो बहुत डर गया था। उसे साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये किसी टीवी की आवाज़ नहीं थी, बल्कि वाकई में किसी लड़की की थी। जैसे ही वो आदमी सिद्धांत के पास पहुंचा, उसने सिद्धांत की ओर पैसे बढ़ाए। सिद्धांत अभी हुई घटना से संभलता ही कि उसने देखा कि वो आदमी उसे बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा है। 2000 के बहुत सारे नोट वो आदमी उसे दे रहा था। सिद्धांत ने तुरंत कहा, ये तो काफ़ी सारे पैसे हैं, हमारे सारे चार्जेस मिलाकर बस 470 रुपये हुए हैं। अरे रख लो, बाकी के मेरी तरफ से तुम्हें मिली हुई टिप समझ लेना, उस आदमी ने तुरंत कहा। उसके ऐसा कहते ही सिद्धांत तुरंत सोच में पड़ गया कि ये मुझे इतने पैसे क्यों दे रहा है, और तो और वो लड़की की चीख कैसी थी। इस तरह के और भी सवाल सिद्धांत के मन में चल रहे थे। उसके चेहरे के हाव भाव से वह आदमी समझ गया कि वो भी कुछ सोच रहा है। उसने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, मैंने कहा ना, पैसे लो। उसके ऐसा कहते ही सिद्धांत ने तुरंत वो पैसे ले लिए। फिर उस आदमी ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, जाओ यहाँ से। और उसके ऐसा करते ही सिद्धांत तुरंत वहाँ से अपनी बाइक की ओर दौड़ा। वो बाइक पर अभी बैठने ही वाला था कि उसे दोबारा उस बंगले से एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद उसने तुरंत मयूर को कॉल किया और उसे वो पूरा इंसिडेंट बताया जो अभी उसके साथ हुआ। वो अभी उससे बात कर ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई धीमे कदमों के साथ उसकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, किसी ने जोर से एक डंडा उसके सिर पर मारा और वो वार इतना जोरदार था कि उसे संभलने तक का मौका ही नहीं मिला। अपना सिर पकड़कर वो ज़मीन पर गिर गया और गिरते वक्त उसका मोबाइल भी उसके हाथ में गिर गया। ज़मीन पर गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को कुर्सी पर बंधा पाया। वो अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं था। सर पर लगी चोट की वजह से उसकी आंखों के आगे धुंध छाई हुई थी। उसने देखा कि उसके बगल में उसी की तरह एक जवान लड़की को भी बांधा गया था। और फिर जब उसने सामने देखा तो सामने वही आदमी खड़ा था जिसने अभी थोड़ी देर पहले उससे पिज़्ज़ा लिए थे। इस बार उसने अपने चेहरे को ढका नहीं था, बल्कि सिद्धांत को वो दिखाई दे रहा था कि उसका चेहरा आधा जला हुआ है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा चिल्लाते हुए वो एक हथौड़ा लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था। वो नज़ारा देखकर उस हालत में सिद्धांत की चीख निकल गई, लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज़ आई। गोली की आवाज़ सुनते ही वो वापस बेहोश हो गया। दरअसल बात ये थी कि वो आदमी जिसके घर सिद्धांत ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की थी, उसका मानसिक संतुलन हिला हुआ था। सालों पहले वो अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था, लेकिन एक दिन अचानक एक कार एक्सीडेंट में उसके बेटे अंकित की मौत हो गई और इस हादसे से उसका पूरा परिवार टूट गया था। इस घटना के कुछ सालों बाद अंकित की बड़ी बहन को एक लड़के से प्यार हो गया। जब घर वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अंकित की बड़ी बहन का घर के बाहर जाना बंद कर दिया। इसीलिए तंग आकर और फिर सही मौका देखकर वो उसी लड़के के साथ फरार हो गई। इस वजह से सारे लोग उस आदमी का और उसकी बीवी का मजाक उड़ाने लगे। इन सब से तंग आकर वो अपनी बीवी को लेकर शहर छोड़कर उसी घर में रहने लगा जहां सिद्धांत के साथ ये हादसा हुआ था। अब चूँकि वो घर अरीमाबाद शहर के बाहरी हिस्से में था, इसीलिए अरीमाबाद शहर के ज़्यादा लोगों के साथ उसकी जान पहचान नहीं थी। वो आदमी अपनी बीवी से बहुत झगड़ा करता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके लाड़ प्यार ने ही उनकी बेटी को बिगाड़ा था, जिस वजह से वो उस लड़के के साथ चली गई। उन दोनों के बीच इस बारे में बहुत झगड़े होते थे, लेकिन एक दिन ये झगड़ा बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया और बात हाथापाई पर आ गई। इसके बाद उसने अपनी बीवी को बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को घर के पीछे वाले हिस्से में गाड़ दिया। फिर अकेलेपन की वजह से धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसे ऐसा लगता था कि उसका मरा हुआ बेटा और भागी हुई बेटी वापस आएंगे। दिवाली के वक्त जब एक लड़की स्कूटी पर बैठकर धनवाली रोड से गुजर रही थी, तब उसकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया था। उसने आसपास देखा तो उसे एक बंगला नज़र आया।
उसने वहीं जाकर मदद मांगने की सोची। ये उस लड़की की सबसे बड़ी गलती थी। ये उसी आदमी का घर था। जब उस लड़की ने डोरबेल बजाई तो उसी आदमी ने दरवाज़ा खोला और उस लड़की की कद काठी उसके भागी हुई बेटी जैसी थी। ये देखकर उसे ऐसा लगा कि उसकी बेटी वापस आ गई है। वो बहला फुसला कर उस लड़की को अपने घर के अंदर ले गया और उसके बाद से उसने उसे वहीं पर कैद कर लिया। वो उसे टॉर्चर करने लगा। दूसरी तरफ उस लड़की के परिवार वालों ने पुलिस में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करी। उस लड़की की तलाश में पुलिस उस आदमी के घर भी आई थी और उसके घर की तलाशी भी ली थी, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि उस आदमी ने उस लड़की को अपने घर के नीचे बने बेसमेंट में छुपा कर रखा था। वहाँ पर जाने का एक खुफिया रास्ता था जो कि घर की बड़ी अलमारी के पीछे से जाता था, लेकिन पुलिस को उस रास्ते के बारे में पता नहीं चला। इसीलिए उन्हें लगा कि ये आदमी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। उस आदमी ने पुलिस से बचने के लिए अकेले ही घर के अंदर से सारी सफाई करी थी और उस लड़की की स्कूटी भी जैसे तैसे ले जाकर नीचे वाले बेसमेंट में रख रखी थी। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए और पुलिस को उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला और पुलिस भी दूसरे छोटे मोटे केसेस में व्यस्त हो गई। पुलिस दोबारा उस लड़की को ढूंढते हुए वहां ना आए, इसीलिए उसने रात के समय सही मौका देखकर उस लड़की की स्कूटी को जंगल ले जाकर आग लगा दी। लेकिन जलते वक्त उस स्कूटी का विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से उसका आधा चेहरा जल गया। करीब 1.5 महीने बाद 13 जनवरी 2016 की रात उस आदमी ने उस लड़की को खुश करने के लिए बेसमेंट से बाहर निकाला और ऊपर वाले कमरे में ले गया। उसकी बेटी और बेटे को पिज़्ज़ा खाना पसंद था, इसीलिए उसने उस रात पिज़्ज़ा शॉप पर फ़ोन करके लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर करे। सिद्धांत ने उन ऑर्डर्स की डिलीवरी की, लेकिन उसके आने से कुछ समय पहले ही उस आदमी ने उस लड़की को शांत करने के लिए एक कुर्सी पर बांधकर बुरी तरह से मारा था। इसीलिए जब सिद्धांत वहां पहुंचा तब उसे उस लड़की की चीख सुनाई दी। सिद्धांत को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने ऐसा कहा था कि अंकित टीवी की आवाज़ कम करो, यहाँ नीचे तक आवाज़ कम आ रही है। लेकिन सिद्धांत को उस पर शक हो गया था। वो इस बारे में किसी को ना बताए और इसीलिए उसने उसे पैसों से वो इस बारे में किसी को ना बताए, इसीलिए उसने उसे पैसे दे दिए थे, वो भी काफ़ी सारे। लेकिन उसका हिसाब उल्टा पड़ गया। उसने देखा कि पैसे लेने के बाद सिद्धांत अपनी बाइक के पास जाकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। उसे लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने डंडा उठाकर चुपके से पीछे जाने लगा। जैसे सिद्धांत को लगा कि उसके पीछे कोई है, वो पीछे मुड़ा और फिर तुरंत उस आदमी ने उसके सिर पर डंडा मारा और वो बेहोश हो गया। फिर उसने सिद्धांत का वो मोबाइल भी तोड़ दिया जिससे वो बात कर रहा था। फिर वो सिद्धांत को घसीटते हुए ऊपर वाले कमरे में ले गया और उसे ठीक उस लड़की के बगल में दूसरी कुर्सी पर बांध दिया। वो अभी सिद्धांत को मारने के लिए हाथ में हथौड़ा लेकर चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ा और उस वक्त सिद्धांत की चीख निकल गई और गोली की आवाज़ सुनते ही वो बेहोश हो गया। सिद्धांत की आंखें सीधा अगले दिन खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उसने देखा कि मयूर उसके साथ में बैठा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया। बाद में पुलिस ने थोड़ी बहुत पूछताछ करी और उसे सब कुछ बताया कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। जब सिद्धांत ने मयूर को कॉल करके सब कुछ बताया था तो बात करते करते अचानक उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो मयूर समझ गया कि सिद्धांत किसी मुसीबत में है। बिना देर किए उसने पुलिस को कॉल किया और सब कुछ बताया। खुशकिस्मती से पुलिस की एक टीम वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। धनवाली रोड पर पहले भी उस लड़की के गायब होने का हादसा हो गया था, इसीलिए पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि इन सबके पीछे उसी आदमी का हाथ है। वो सही मौके पर वहाँ पहुँची और उससे पहले कि वो आदमी सिद्धांत को मारता, एक पुलिस ऑफिसर ने उसे गोली मार दी। मौके पर ही उस आदमी की मौत हो गई। फिर उन्होंने सिद्धांत को और उस लड़की को एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल में भेज दिया। उस लड़की ने पुलिस को सब कुछ बताया कि इतने महीनों में कैसे उस आदमी ने उसे टॉर्चर किया था। कुछ घंटे बाद सिद्धांत का परिवार दूसरे शहर से उससे मिलने आया। उन सब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसकी अच्छी तरह देखभाल करी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सच्चाई सब लोगों के सामने आई कि उस आदमी के साथ क्या कुछ हुआ था और कि उसका मानसिक संतुलन हिल गया था।
कई लोगों ने, जो कि उस आदमी के पहले के रिलेटिव थे, ये भी बताया कि वो आदमी अपने मरे हुए बीवी और बच्चों को देखता था। ऐसा उसका कहना था। पता नहीं क्या सच था। कई बार तो वो आदमी बोलता कि उसने अपनी बीवी को अपने बेटे के कहने पर मार डाला, लेकिन उसके ये कहने का क्या कारण था ये किसी को नहीं पता। इस हादसे के बाद से सिद्धांत ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी और उसी पिज़्ज़ा शॉप में मयूर के साथ क्लीनिंग और पैकेजिंग की नौकरी करने लगा। इस हादसे को हुए 3 साल बीत गए हैं। ग्रेजुएशन पूरा होने तक सिद्धांत उसी पिज़्ज़ा शॉप में काम करता रहा। उसके बाद फिर 1 साल तक वो अपने परिवार के पास ही रहा और इसी बीच उसने लाइब्रेरी में ही जॉब कर ली। 2019 में वो काम की तलाश में जलगांव से धुले सिटी आ गया, लेकिन आज भी जब वो इस हादसे को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की तरफ। ये घटना काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। जब ये घटना घटी थी तब ये काफ़ी सुर्खियों में भी रही थी। ये घटना चीन में हुई थी और इसका रहस्य अभी तक वहाँ की पुलिस भी नहीं सुलझा पाई है। इस घटना को घटे हुए 2 दशकों से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इसका रहस्य अभी तक अनसुलझा ही है। ये कहानी शुरू होती है 14 नवंबर 1995 से, चाइना के बीजिंग शहर से। नवंबर का महीना होने से उस वक्त काफ़ी ठंड थी और बाहर काफ़ी कोहरा था। उस रात को बस नंबर 375 निर्धारित समय पर युआंगमिंग युआन बस टर्मिनल से फ्रेगनेंट हिल्स के लिए निकली थी। बस में तब काफ़ी सारे यात्री बैठे हुए थे, लेकिन आते हुए बस स्टॉप पर से धीरे धीरे यात्री उतरते गए और एक समय ऐसा आ गया जब उस बस में ड्राइवर और लेडी कंडक्टर को छोड़कर और कोई भी नहीं था। फ्रेगनेंट हिल्स तक का सफ़र अभी भी काफ़ी लंबा बचा हुआ था, क्योंकि अब भी 7 स्टॉप बचे हुए थे। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था और सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। सिर्फ बस की हेडलाइट की वजह से आगे रोशनी हो रही थी। जाते हुए वो रास्ता कुछ गांवों में से और जंगलों में से गुजर रहा था। इसके बाद अगले स्टॉप पर, जिसका नाम समर स्टॉप था, वहाँ पर बस रुकी और इस जगह एक बूढ़ी औरत और एक 19 साल का लड़का और एक यंग कपल उस गाड़ी में चढ़ गए। वो यंग कपल उस ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। वो 19 साल का लड़का एक साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गया और वो बूढ़ी औरत ठीक उसके पीछे बैठ गई। इस तरीके से उस बस में अब कुल 6 लोग मौजूद थे, 2 बस कर्मचारी और 4 पैसेंजर्स। अब बस वापस से अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ी। बस जिस रास्ते से गुजर रही थी वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था और बाहर कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि बाहर गहरा कोहरा फैला हुआ था। देखते देखते 4 बस स्टॉप्स गुजर गए और इस बीच कोई भी नया पैसेंजर्स बस में नहीं चढ़ा। लेकिन तभी बस ड्राइवर सड़क के किनारे 2 लोगों को खड़े देखता है। पहले तो उस बस ड्राइवर ने सोचा कि वो बस को यहाँ पर नहीं रोकेगा, क्योंकि जिस जगह पर वे लोग खड़े थे वहाँ पर कोई भी बस स्टॉप नहीं था। लेकिन महिला कंडक्टर के कहने पर वो बस ड्राइवर बस रोकने को राज़ी हो गया और उसके बाद उसने बस रोकी और उसके बाद वो लोग बस में चढ़ गए। जब वे लोग बस की पीछे वाली सीट पर बैठे तो बस में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि असल में वो लोग 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। आसपास के 2 लोगों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था और उस आदमी के काफ़ी बड़े बाल थे जो कि उसके चेहरे पर फैले हुए थे। इसके साथ उन दोनों आदमियों के चेहरे पूरी तरह से सफ़ेद पड़े हुए थे। और तो और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उन सब ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये सब देखकर बस में बैठे सारे लोग परेशान से हो गए।
बस में ज़्यादा अशांति ना फैले, इसीलिए महिला बस कंडक्टर ने सबसे कहा कि हो सकता है कि ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और समय ना मिलने की वजह से अपने कपड़े बदलना भूल गए हों। इसके बाद बस का सफ़र फिर से जारी रहा। इसी बीच वो बूढ़ी औरत बीच बीच में पीछे की ओर मुड़ मुड़ कर देख रही थी। फिर देखते ही देखते अगला स्टॉप भी आ गया और यहाँ पर वो कपल बस से उतर गया। इसके बाद बस वापस से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। वो बूढ़ी औरत अब भी बीच बीच में पीछे मुड़कर उन तीनों लोगों को देख रही थी, क्योंकि वो उसे कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहे थे। वही बस में मौजूद बाकी लोग अपने काम में बिजी थे। बस ड्राइवर ड्राइविंग में और वहीं वो महिला कंडक्टर उससे बातें करने में बिजी थी। इसके अलावा वो 19 साल का लड़का खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में खोया हुआ था। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर निकलने के बाद अचानक वो बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाई और उसने अपने आगे बैठे उस लड़के को पीछे से चमाट मारी और उसके साथ ही उस पर चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है मेरा पर्स। ये सुनने के बाद बस में मौजूद महिला कंडक्टर दौड़ते हुए उसके पास आई और उस बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश करने लगी कि ये लड़का तो आपके आगे बैठा हुआ है, इसने आपका पर्स नहीं चुराया है। वो लड़का भी अपनी सफाई देते हुए उस बूढ़ी औरत को यही समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बूढ़ी औरत अपनी बात पर अड़ी रही और उस लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। इसके बाद महिला कंडक्टर ने और उस ड्राइवर ने उस बूढ़ी औरत को बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी और उसने ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही उस बूढ़ी औरत ने लड़के का कॉलर पकड़ा और उसे घसीट कर नीचे उतारा और वही बस अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी। अपनी साथ में हुई इस घटना की वजह से वो लड़का परेशान हो चुका था और उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है, आपके इस गलत इल्ज़ाम की वजह से मेरी ये आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं यहाँ से अपने घर कैसे जाऊँगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हैं? यहाँ पर तो आसपास कोई स्टेशन है भी नहीं। तभी वो बूढ़ी औरत एक लंबी सांस लेती है और उस लड़के से बोलती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा, ये इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम पर लगाया है। ये सुनते ही वो लड़का चौंक गया और उसने उस बूढ़ी महिला से पूछा, आपने मेरी जान कैसे बचाई? तब उसकी सवाल का जवाब देते हुए वो महिला बोली, याद है तुम्हें वो 3 लोग जो रास्ते में आखिर में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी थी। शुरू से ही मुझे वो अजीब लग रहे थे। एक बार मैं जब उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ी तो हवा के एक तेज़ झोंके के कारण कुछ देर के लिए उन लोगों के नीचे के कपड़े हवा में उड़े और तभी जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि उनमें से किसी के भी पैर नहीं थे। और तभी मुझे बीच में बैठे हुए उस व्यक्ति का चेहरा दिखा। उसका चेहरा देखकर मैं समझ गई थी कि वो इंसान नहीं था। जितना जल्दी हो सकता था मुझे उस बस से उतरना था और तुम्हारी जान बचानी थी, इसीलिए मैंने मेरे पर्स चुराने की झूठा इल्ज़ाम तुम पर लगा दिया। इसके बाद उस लड़के ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि ड्राइवर और महिला कंडक्टर को इस बारे में कुछ नहीं बताया, तो उस बूढ़ी ने कहा उसने इस बात पर ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद में उस लड़के ने उनसे कहा कि क्या आपको अपनी आंखों का धोखा तो नहीं हुआ? इसके बाद में वो लड़का और बूढ़ी औरत पास ही के पुलिस स्टेशन चले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया। बट पुलिस कर्मचारी उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं करता और उन्हें घर जाने की राय देता है, लेकिन साथ में ये आश्वासन देता है कि अगर इससे जुड़ी कोई घटना होती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई ज़रूर करेगी। इसके बाद में वो लड़का और वो बूढ़ी औरत अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन यानी कि 15 नवंबर 1995 के दिन सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग बुआंग बस टर्मिनल से फ्रेगनेंट हिल्स जाने वाली बस नंबर 375 गायब हो गई थी। वो अपने निर्धारित समय पर बस टर्मिनल नहीं पहुंच पाई थी। ये पता चलते ही पुलिस समझ गई थी कि एक दिन पहले वो लड़का और बूढ़ी औरत जो कुछ भी कह रहे थे शायद वो सब सच था। वो तुरंत उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उनके बयानों को रिकॉर्ड भी किया गया था। साथ ही में पुलिस उस बस की छानबीन करने में लग गई।
देखते देखते चीन के पूरे बीजिंग में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि एक बस लापता हो गई थी और इस वजह से वहाँ पर दहशत का माहौल था। पुलिस ने उस बस को ढूंढने के लिए बहुत छानबीन करी, यहाँ तक कि उस रास्ते के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करे गए, बट कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बात ना पता हो, पर चीन में उस समय तक सीसीटीवी कैमरास आ गए थे और कई सारे पब्लिक प्लेसेस पर उन्हें इंस्टॉल भी कर दिया गया था। अगले दिन यानी कि 16 नवंबर 1995 के दिन पुलिस को पता चला कि एक बस नदी में गिरी हुई थी। ये जानने के बाद पुलिस बिना देर किए वहां पहुंच गई और उस बस को क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ये देखकर चौंक गई कि यह वही बस नंबर 375 थी जो कि फ्रेगनेंट हिल्स की ओर जाने के लिए निकली थी, लेकिन ये अपनी डेस्टिनेशन से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर नदी में पाई गई थी। उस बस में से कुल 5 लोगों की लाशें मिली थी। 2 लाशें महिला बस कंडक्टर और ड्राइवर की थी जो कि बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन बाकी की तीनों लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उनसे बदबू भी आ रही थी। लेकिन इसके बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो और भी चौंकाने वाली बातें पता चली। बस डिपो से पता चला कि उस बस में उतना फ्यूल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर दूर तक जा सके। ये जानने के बाद जब पुलिस ने उस बस का फ्यूल टैंक चेक किया तो पता चला कि वो टैंक ताज़े खून से भरा हुआ था। इसके अलावा जब पुलिस ने उस रूट के सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को चेक करा तो उनमें से किसी भी फुटेज में वो बस कैप्चर नहीं हुई थी। इन सभी डरावनी और रहस्यमय बातों से ये घटना साल 1995 की सबसे रहस्यमय घटना बन गई, लेकिन इसका रहस्य आज तक भी उजागर नहीं हो पाया है। आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि कौन थे वो 3 लोग और क्या हुआ था उस रात को उन सब के साथ। कैसे वो बस फ्रेगनेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर पहुंची और क्यों किसी भी सीसीटीवी फुटेज में वो नहीं दिख रही थी। इन सारे सवालों के जवाब अब तक किसी को भी नहीं मिले हैं और शायद ही कभी मिलेंगे भी। इस घटना की खबर को चीन के मशहूर अखबार द ग्लोबल टाइम्स में भी छापा गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरीज। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। एम करते हैं इस वीडियो पे 250 लाइक्स के लिए। होप आप इतना आराम से पूरा कर सकते हो। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।